जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को। उसी के क्रम में आज ये 14वां लेक्चर है। इससे पहले 13 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और उन सब का, ये 13 लेक्चर करा चुके हैं ना, उन सब का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा और वहां पर से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके पिछली क्लास में 13वें लेक्चर की बात करूं तो उसमें गुप्तोत्तर काल के बारे में ही बताया था, कुछ राजवंशों के बारे में बताया था, जैसे पाल वंश के बारे में बताया था और भी कई सारे राजवंश मैंने कराए थे। और आज हम क्या क्या कराने वाले, तो आज हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, कौन कौन से प्रश्न आज तक पूछे गए, गहड़वाल वंश के बारे में जानेंगे, चौहान वंश के बारे में जानेंगे, चंदेल वंश के बारे में जानेंगे, और परमाल वंश क्या है, सोलंकी वंश क्या है, गौड़ वंश, गंग वंश, काकतीय वंश और होयसल वंश। इनसे आने वाले निरंतर जो प्रश्न है हमारे एग्जाम में उनको जानेंगे, कि कहानी के तरीके से बताएंगे, साथ में हम मैपिंग का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में बिल्कुल गलत ना हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 14वां लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले हमने आपको बताया था जब गुप्त काल का पतन हुआ था तो उसके बाद कई राजवंश छोटे छोटे देखने को मिलते। पिछली क्लास में हमने मैत्रक वंश के बारे में बताया था जो वल्लवी गुजरात में शासन कर रहे थे। पुष्यभूति वंश, इसमें हमने हर्षवर्धन के बारे में पूरा डिटेल से बताया था, जिसका थानेश्वर हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था। कन्नौज के बारे में बताया था, मौखरी वंश के बारे में, पर्वती वंश के बारे में भी हमने आपको बताया था। और आज हम गौड़ वंश के बारे में भी बताएंगे और पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। और मालवा में जो दो गुप्त राजा था उसके बारे में भी मैंने बताया था। और जो असम के क्षेत्र में भास्कर वर्मन थे इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। और आज हम जानेंगे कि जो त्रिपक्षीय कन्नौज में संघर्ष चल रहा था उसमें हमने आपको पाल वंश के बारे में पिछली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, आज प्रतिहार वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे और ये संघर्ष लगभग 200 साल तक चलता रहा। अब इस मैपिंग पे हम जानेंगे तीन राजवंश का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो याद रखेंगे ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, ये पाल वंश का था, जो हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, पाल वंश का था। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, ये वाला, ये था हमारा प्रतिहार वंश का। क्या था? प्रतिहार जो गुर्जर थे उसका था। और अंत में मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी के दक्षिण का ये वाला जो क्षेत्र था, ये था हमारा राष्ट्रकूट वंश। कौन सा था? ये था राष्ट्रकूट वंश के राजा यहाँ पर राज कर रहे थे, ये क्षेत्र था। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे और भी कई छोटे छोटे राजवंश हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, 13वें लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश क्या था, कैसे इन्होंने शासन किया था, इनका राज क्षेत्र क्या क्या था, उनके बारे में बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इस वंश की उत्पत्ति की बात करेंगे तो गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र से होती है। और ये कहा जाता है, इनके जो अभिलेख, जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ये बताया गया है कि श्री राम के जो अनुज थे ना, लक्ष्मण, उनके वंशज बताए जाते हैं प्रतिहार गुर्जर वंश के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख जो है ना, उसमें सबसे पहले गुर्जर जाति के बारे में पता लगा है। जो गुज्जर कहते हैं, गुर्जर जाति होती है, इसका पहली बार उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो हम ये कह सकते हैं एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ये किसका था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ये कौन थे ये हम आगे आपको बताएंगे। इस वंश के अगर संस्थापक की बात करें कि बताओ गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो आप हरिश्चंद्र नाम लगाएंगे। लेकिन पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक, तब आपका नाम आएगा नागभट्ट प्रथम। कौन होगा? नागभट्ट प्रथम आ जाएंगे जब वास्तविक की बात आएगी। ठीक है, इनके राज्य का विस्तार की बात करेंगे तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसमें इनका राज था। पश्चिमी राजस्थान में ये राज करते थे। हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में इनका साम्राज्य फैला हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश का, याद रखेंगे। जैसे मैपिंग पे मैंने बताया है, देखो पूरा मैपिंग पे राजस्थान थोड़ा सा या पंजाब वगैरह, यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करेंगे प्रमुख शासकों के बारे में। तो पहला शासक नागभट्ट है, याद रखेंगे, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
और मैं एक चीज और बताऊंगा, जो डेट लिखा हुआ है 2 4 5 साल इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग मिल सकता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा इन एज में, ठीक है। तो इनसे कुछ खास प्रश्न नहीं है, केवल एक याद रखेंगे कि ये वास्तविक संस्थापक थे वत्स और शक्तिशाली थे। दूसरे राजा बने थे वत्सराज। कौन थे? वत्सराज थे, याद रखेंगे। और याद रखेंगे नागभट्ट प्रथम के ये पोते थे और इन्होंने सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। जो नागभट्ट थे या इससे पहले जो राजा बने थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले थे वत्सराज। कैसे लिया? इन्होंने पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, धर्मपाल वही हैं जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था बिहार में, उन्हीं की बात कर रहे हैं। धर्मपाल को पराजित किया था, किंतु राष्ट्रकूट एक राजा थे ध्रुव, से ये पराजित हो गए। मतलब पाल वंश के राजा को तो हरा दिया, लेकिन राष्ट्रकूट के जो राजा थे ध्रुव, उनसे ये हार गए थे, जिनका नाम था वत्सराज। वत्सराज की मृत्यु के बाद इनका बेटा गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय। और एक प्रश्न और आता है कि इसने कन्नौज पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया था। तो प्रश्न आएगा कन्नौज पर अधिकार करके राजधानी किसने बनाया था? तो नागभट्ट द्वितीय थे, ना कि प्रथम थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राजा जो हुए थे वो मिहिर भोज थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं, प्रतिहार वंश के, याद रखेंगे। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, क्योंकि इसके बारे में हमें कल्हड़ के बारे में पिछली क्लास में बता चुके यार। इसका पुस्तक थी राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का पूरा इतिहास के बारे में वर्णन है। और पिछली क्लास में मैंने कहा था सुलेमान एक अरब यात्री आए थे, इनकी किताबों में वर्णन मिलता है किसका? तो मिहिर भोज का इनका उल्लेख मिलता है। मिहिर भोज अपने समय में दो बड़ी ताकतें थी जब ये चल रहे थे अपने शासनकाल में। एक तो थे पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव। दोनों से ये पराजित हो गए, याद रखेंगे। पराजित होना पड़ा था किसको? मिहिर भोज को। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। तो प्रश्न आएगा मिहिर भोज किस धर्म के उपासक थे? जैन, बुद्ध, पारसी। तो आप याद रखोगे वैष्णव धर्म के थे। और इनके सम्मान में आदि वरा और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। तो प्रश्न आएगा प्रभास उपाधि किसका है? तो याद रखेंगे। इनकी उपलब्धि की चर्चा हमको ग्वालियर प्रशस्ति में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनके बारे में 2-3 फैक्ट है, यही हमको याद रखने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो राजा हुए थे उनका नाम था महेंद्रपाल। क्या नाम था? नेक्स्ट राजा का नाम था महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल कौन थे? तो आप कहेंगे मिहिर भोज के पुत्र थे, ये गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था, यानी इनके पिताजी तो हार गए थे राष्ट्रकूटों से, लेकिन इनका जो बेटा था इसका नाम था महेंद्रपाल, इन्होंने हरा दिया था राष्ट्रकूटों को। लेकिन बाद में कश्मीर के राजा से ये पराजित हो गए। लेकिन जीते जहां पर थे दक्षिण भारत में जीत लिया था, लेकिन कश्मीर में जाकर ये हार गए थे। इनके दरबार में राजशेखर थे, कवि थे राजशेखर। और इनके राजगुरु, किसके राजगुरु? तो आप कहेंगे महेंद्रपाल के राजगुरु कौन थे? तो राजशेखर थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, याद रखेंगे। जैसे काव्य मीमांसा किसकी रचना है? बाल रामायण किसकी रचना है? बाल भारत और कर्पूर मंजरी, विद्यसाल भंजिका, भुवन कोश और हरिविलास, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो आप ये कहेंगे राजशेखर, जो इनके दरबार में थे, जो राजगुरु कहे जाते थे, उनकी ये सारी रचनाएं किसी ना किसी एग्जाम में ये दोस्तों पूछी जाती है। कोई एक पूछ लेगा काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, तो हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये लिखा है भुवन कोश, जिसका निर्देश राजशेखर ने काव्य मीमांसा प्रश्न नंबर 89 में स्वयं किया है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हरिविलास के बारे में भी आएगा, तो भी हम इसको सही लगाएंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद दूसरे राजा है महेंद्रपाल सेकंड, महेंद्रपाल। उसके बाद नेक्स्ट राजा है महेंद्रपाल प्रथम। इनके बारे में जानेंगे कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो इनके शासनकाल में बगदाद निवासी थे एक, बगदाद किसकी राजधानी है? अल मसूद गुजरात आए थे और इन्होंने राजा को बौरा कहा था। जैसे कोई भी विदेशी आता है भारत में तो वो किसी ना किसी राजा को कुछ अलग उपाधियां देता है या अलग नाम से जाना जाता है, तो बौरा के नाम से इनको जाना गया था। और जो बगदाद है वो किसकी राजधानी है?
तो इराक की राजधानी बगदाद है, याद रखेंगे। चंद्रशेखर जो कवि थे, इनके लिए महाराजा धीराज भी कहा था, याद रखेंगे। महिपाल के बाद अगले जो राजा हुए थे छोटे छोटे कुछ समय के लिए, महेंद्रपाल द्वितीय थे, देवपाल थे, विनायक पाल थे, विजयपाल जैसे कमजोर राजा हुए थे, जिसके कारण ये वंश टूटने लगा। अब मान लो कोई कायर टाइप के राजा आएंगे तो वंश कोई तगड़ा थोड़ी हो जाएगा, वो टूटने लगा। टूटने के बाद इनका अंत होना तय हो गया। नेक्स्ट है 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक थे एक, इनका नाम था कृष्ण तृतीय, ने प्रतिहार राजा को पराजित किया। कोई खास फैक्ट नहीं है, बस हमको देख लेना है। 1018 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनबी ने कमजोर जो गुर्जर शासक थे, इनका नाम था राज्यपाल, को पराजित किया था और पराजित करने के बाद वहां पर कब्जा कर लिया। और अंत में 1019 की बात है, में महमूद गजनबी राज्यपाल के एक पुत्र थे त्रिलोचन पाल को पराजित किया और गद्दी पर बैठ गए। और इनके अंतिम राजा कौन थे? यशपाल थे, हमको याद रखना है। तो कहने का मतलब जब महमूद गजनबी आया था तो महमूद गजनबी से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, उसके बाद ये वंश वहीं पर खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद में उसी समय जैसे ही प्रतिहार वंश समाप्त होता है तो भारत में, उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलते हैं। जैसे मालवा के क्षेत्र में देखा जाए, मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, परमाल वंश आ गया था। और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था वहां पर चंदेल वंश आ चुका था। कौन सा? चंदेल वंश। और बुंदेलखंड कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का दक्षिण और मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में कौन आ गए थे? तोमर वंश। आपको पता है दिल्ली की स्थापना किसने किया था? अनंगपाल तोमर के द्वारा हुआ है, याद रखेंगे। जो राजस्थान का अजमेर क्षेत्र है वहां पर चौहान वंश देखने को मिलता है। और गुजरात के क्षेत्र में हमको चालुक्य या सोलंकी वंश देखने को मिलता है। वहीं अगर यहाँ पर कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो कन्नौज में गहड़वाल वंश देखने को मिलता है, हमको याद रखना है। यानी जैसे ही प्रतिहार गुर्जर वंश का अंत होता है तो उत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलते। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि चालुक्य सोलंकी वंश में कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, परमाल वंश कैसा है, चंदेल वंश से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे अब बात करेंगे कन्नौज के गहड़वाल वंश के बारे में कि यहां से हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न देखे गए हैं। जैसे हमसे पूछा जाएगा इस वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रदेव ने किया है। और इनका मूल स्थान क्या था? किनका? गहड़वाल वंश का मूल स्थान क्या था? तो ये विंध्याचल पर्वत है, उसका पर्वतीय वन प्रांत इनका मूल स्थान माना जाता है। यही इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये माना जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था ये, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पूरा समस्त भाग पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसका नाम था गोविंद चंद, याद रखेंगे। ये स्वयं बड़ा विद्वान था। इसने उसे अपने लेखों पर विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा था, यानी जो अभिलेख ही प्राप्त हुए हैं उन पर ये उपाधि या ये नाम देखा गया है, हमको याद रखना है, जिसका नाम है विविध विद्या विचार वाचस्पति। गोविंद चंद का युद्ध मंत्री का नाम याद रखेंगे, लक्ष्मीधर था, एक बार ये पूछा गया है। 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी राज्यपाल के जो पुत्र था, ये तो दोबारा आ गया भैया, ये दोनों फैक्ट दोबारा आ गए। ठीक है, ये दोनों फैक्ट दोबारा आ गए, हमको याद रखना है, ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग। ठीक है, दोबारा आ गए। उसके बाद अगला जो राजा हुआ है बहुत ही प्रतापी राजा, बहुत इंपॉर्टेंट राजा, लेकिन इसको गद्दार भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? आओ देख लेते। जयचंद जो है ना, वो विजय चंद्र का पुत्र था और गोविंद चंद्र का पौत्र था, याद रखेंगे। जयचंद ने गंगा नदी के पास बने कन्नौज, अंटार और वाराणसी सहित अंटार वेदी देह पर शासन किया था। उसके आसपास के क्षेत्र पर इनका शासन रहा था। जयचंद के दो बच्चे थे, बेटे का नाम था हरीश चंद्र और बेटी का नाम था संयोगिता। यही संयोगिता से प्यार मोहब्बत हो गया था पृथ्वीराज चौहान का, और पृथ्वीराज चौहान जब इसको ले जाते हैं तभी बदला लेने के लिए ये जयचंद गौरी से जाकर मिल जाता है, जिसके कारण इसको गद्दार माना जाता है। गौरी से जाकर हाथ मिला लेता है, कौन? जयचंद। लेकिन गौरी इसको भी नहीं छोड़ता है। 1194 ईस्वी की बात है, चंदावर का युद्ध होता है।
गौरी और जयचंद के बीच में, और वहां पर गौरी जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। तो वही लिखा हुआ है, जयचंद की बेटी संयुक्ता पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मोह था और इसको ले जाता है, और बदला लेने के लिए गौरी से ये हाथ मिला लेता है जयचंद, और इसलिए इसको गद्दार माना जाता है, याद रखेंगे। और लेकिन गद्दार कितना भी हुआ, लेकिन इसने गौरी ने इसको भी नहीं छोड़ा था, गौरी ने इसको हरा दिया था चंदावर के युद्ध में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। जयचंद के बाद उसका बेटा हरीश ने खोए हुए क्षेत्र को फिर से मुक्त कराने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकाम रहा था, याद रखेंगे। और इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में यहां पर स्थायी रूप से सत्ता धारण कर ली थी। इस क्षेत्र में स्थायी रूप से इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन हरा तो इसने ही दिया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भी बैठा था यहाँ पर, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिटेल से आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे शाकंभरी का चौहान वंश। किसका? शाकंभरी का चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। चौहान वंश से हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले चौहान वंश की संस्थापक कौन है? तो आपको प्रश्न याद रखना है, वासुदेव है, ठीक है। और इनका क्षेत्र कहां पर था? तो राजस्थान के आसपास का जो पड़ोसी क्षेत्र था, इनका क्षेत्र था। इनकी राजधानी कहां पर थी? तो याद रखेंगे, वर्तमान में सांबर जो झील है ना, उसके आसपास के क्षेत्र को इन्होंने राजधानी घोषित किया था। इनका शासित क्षेत्र सपाद लक्ष के नाम से जाना जाता था। इनके राजाओं ने सैन्य शक्ति और संस्कृति संरक्षण के जरिए अपने प्रभाव को विस्तार किया था। इनकी उत्पत्ति नर्मदा नदी के पास महसमती से मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति की बात करें कि ये कहां से आए थे, तो हम ये कह सकते हैं नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। चौहान वंश की कुल देवी का अगर नाम पूछा जाएगा तो शाकंभरी देवी है, ये प्रश्न आया हुआ है। इन्हें शाक या सब्जियों की रक्षक देवी के नाम से भी हम जानते हैं। और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो विग्रहराज द्वितीय के जो पत्थर अभिलेख मिला था वो, और सोमेश्वर के समय जो बिजौलिया का पत्थर मिला था, बिजौलिया प्रस्तर मिला था, उससे इनका साक्ष्य मिलता है। देखा गया है कि शाकंभरी का चौहान वंश उस समय था, ठीक है। तो कुछ साक्ष्य भी मिला हुआ है, लेकिन यहां से जब प्रश्न बनते हैं वो ना के बराबर, एक ही प्रश्न याद रखेंगे और राजधानी याद रखेंगे बस। बाकी यहां से जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो आगे आपको आएगा। एक राजा हुए थे, इनका नाम था अजय राज। अजय राज द्वितीय शाकंभरी चौहान वंश के राजा थे। चौहान वंश होगा यहाँ पर, चौहान वंश के राजा थे। इन्होंने मालवा के पास परमारों को हराया था। अभी हमने बताया था मालवा में जो राजवंश था वो परमाल था, उनको किसने हराया था? तो इन्होंने हराया था। अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना किया था। तो प्रश्न आएगा अजमेर शहर की स्थापना किसने किया, बताएंगे। और इसी को अपनी राजधानी भी बनाया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न आएगा अजयराज के सिक्कों पर एक तरफ बैठी हुई देवी का चित्र अंकित है और दूसरी तरफ इनका स्वयं का लिखा हुआ साक्ष्य मिला हुआ है। अजयराज ने अपनी रानी सोमलेखा और सोमल्ली देवी नाम से कुछ सिक्के भी चलाए थे। इनने अपनी पत्नी के नाम से भी चलाए थे। और अजयराज भगवान शिव का उपासक था, लेकिन इसकी घृणा किसी से नहीं करता था। ये वैष्णव धर्म और जैन के प्रति सम्मान भी ये लोग करते थे। अजयराज ने अपना शेष जीवन पुष्कर के जंगलों में बिताया था। तो प्रश्न आता है चौहान वंश का वह कौन सा राजा था जिसने अंत समय अपना पुष्कर जंगल में बिताया था? तो हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है विग्रहराज चतुर्थ, और इसको बीसल देव के नाम से जानते हैं। वैसे इनका सबसे ज्यादा नाम तो यही मिलेगा, बीसल देव। इनका राज्य वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान स्थिति से, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा था, थोड़ा सा हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ था। किसका? बीसल देव की बात करें। दूसरा नाम इनका विग्रहराज चतुर्थ था। इनकी राजधानी की बात करेंगे तो वर्तमान में अजमेर थी। अजय मेरू उस समय कहा जाता था। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ बनवाया था, ये याद रखेंगे। और इसी के बाद में इसी को बदलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसी के ऊपर 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ना, वो इसी के ऊपर बनाया गया है, हमको याद रखना है। उन्हें जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्मों के प्रति भी इनका सम्मान था, याद रखेंगे। किसी से घृणा वगैरह नहीं करते थे, लेकिन
1194 में, ये दोबारा से फैक्ट आ गया भैया। उसके बाद नेक्स्ट है, संस्कृत की गहरी रुचि हरिकेल नामक नाटक में देखनी गई है। तो प्रश्न आएगा, हरिकेल जो नाटक है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये वाला जो फैक्ट है वो दोबारा से आ गया है, ठीक है। बीसल देव के सम्मान में ललिता विग्रहराज नामक एक ग्रंथ की रचना हुआ है। ये प्रश्न आया हुआ है, हमको याद रखना है। और इनके जो दरबार में थे सोमदेव, और इनके द्वारा कथा सरित सागर, याद रखेंगे, प्रश्न आया है कथा सरित सागर के बारे में बताइए, किसके द्वारा लिखा गया था, किसका कार्यकाल चल रहा था, ये हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इस वंश के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है ना, वो पृथ्वीराज तृतीय है, चौहान वंश का। कौन नहीं जानता कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध ये वही वाले भाई साहब हैं, ठीक है। तो देखते इनको राय पिथौरागढ़ के नाम से जानते हैं। राय पिथौरा के नाम से किसको जाना जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है। इनका वर्तमान में साम्राज्य विस्तार देखा गया है। राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा क्षेत्र, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में देखा गया है। इनकी राजधानी वही है, अजमेर में, याद रखेंगे। प्रारंभिक राजधानी अजमेर में ही थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को भी हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान ने, और इनका बहुत सारे क्षेत्र में विजय हासिल किया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमण को भी रोका था। यानी हम ये कह सकते हैं, एक हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। प्रथम हुआ था 1191 में और सेकंड हुआ था 1192 में। तो जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, उसमें गौरी हार जाता है, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी थी, वो दोबारा फिर आता है और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। यही बताया गया है। तो हम ये कह सकते हैं दिल्ली पर कब्जा कैसे हुआ और कैसे चौहान वंश की समाप्ति हो गई थी, तराइन के दूसरे युद्ध से हो गई थी। आपको पता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके कवि थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? चंद्रवरदाई, सॉरी, पृथ्वीराज रासो, और जिसे पृथ्वीराज विजया के या विजय के नाम से भी हम जानते हैं। और अंत में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका गुलाम था गौरी का, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, याद रखेंगे। और अजमेर पर भी अधिकार कर लिया था और वहीं चौहान की जो सत्ता थी वो खत्म हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं अंत काल में जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको खत्म कर दिया जाता है। कई ग्रंथ, अलग अलग किताबें बताती हैं कि आंखें निकलवा ली थी, बहुत सारे यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, लेकिन हमको बस इतना याद रखना है यहाँ से कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद चौहान वंश का अंत हो गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद जेजाक भुक्ति के चंदेल की बात करेंगे। किसकी? जेजाक भुक्ति के चंदेल, जो मैंने बताया था बुंदेलखंड के क्षेत्र में था। बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न आएगा चंदेल की स्थापना किसने किया था? नन्नुक नाम याद रखेंगे और इनकी राजधानी को नाम रखेंगे खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। नन्नुक के पौत्र जयशक्ति अथवा जेजा के नाम पर ये जेजा भुक्ति कहलाया है, याद रखेंगे। और इनके प्रसिद्ध जो राजा हुए थे यशोवर्मन, इसने आसपास के क्षेत्रों पर विजय हासिल किया। आसपास का क्षेत्र कौन सा था? तो यानी मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र किया था। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो यशोवर्मन ने बनवाया था। इन्होंने खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? इन्हीं का नाम आएगा। यानी ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विष्णु मंदिर और लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। चंदेल शासक थे ये। ऐसे भी आ सकता है कि ये मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट राजा हुए थे धंगदेव। प्रश्न यहां से कई प्रकार से पूछा गया है। एक यही पूछा जाता है कि कादरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? या तो ये नाम आ जाएगा, अगर ये नाम नहीं आया तो चंदेल वंश आ जाएगा। और ये कौन थे? यशोवर्मन के पुत्र थे, इनका नाम था धंगदेव। याद रखेंगे, इन्होंने भटिंडा के जो शाही शासक जयपाल को
सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक की सहायता दिया था। जब हमने तुर्क आक्रमण पढ़ा रहे थे, मुस्लिम आक्रमण पढ़ा रहे थे, मध्यकालीन इतिहास जो स्टार्ट किया था, वहां पर यह बात मैंने बताया हुआ है। ठीक है। धंग ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। तो प्रश्न आएगा कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था खजुराहो में? तो याद रखेंगे धंगदेव। अगर धंगदेव नहीं मिलेगा तो चंदेल वंश आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट राजा हुए थे विद्याधर। यहां से प्रश्न आने वाला यही है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इन्होंने ही कराया था। अगर ये नाम नहीं आएगा तो चंदेल वंश आ जाएगा, हमको याद रखना है। ठीक है, बस ये प्रश्न याद रखेंगे। उसके बाद में दूसरा वंश है मालवा का। परमाल वंश के बारे में बात करेंगे। मालवा का जो क्षेत्र है, यानी जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, वो मालवा का क्षेत्र कहलाता है। इस वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी की शुरुआत में उपेंद्र, जिसे कृष्ण राज के नाम से हम जानते हैं, इस वंश की स्थापना किया था, हमको याद रखना है। परमाल वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी और बाद में इन्हें धार या मांडू ले गए थे। यह प्रश्न आएगा तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट राजा है बागपति मुंज। ये प्रसिद्ध राजा हुआ है बागपति मुंज। किसका है? तो परमाल वंश का राजा है। परमाल कहां के थे? तो मालवा के थे। तो याद रखेंगे कलचुरी शासक युवराज द्वितीय और चालुक्य राजा तैलव द्वितीय को युद्ध में हराने का काम किसने किया था? तो मुंज जी ने किया था, हमको याद रखना है। मुंज ने धार में अपने नाम से मुंज सागर बनवाया था। सागर या तालाब कह सकते हैं, वो बनवाया था किसने? तो याद रखेंगे बकपति मुंज ने। बकपति मुंज ने श्री बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ और अमोघ हर्ष जैसी उपाधियां धारण किसने किया था? तो यही नाम याद रखेंगे। ये उपाधियां पूछी गई हैं तो हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मुंज के दरबार में धनिक, पद्मगुप्त, धनंजय जैसे विद्वान कवि रहते थे। तो प्रश्न आता है धनंजय जैसे विद्वान किसके दरबार में थे? तो हमको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा बागपति मुंज के बाद उनका छोटा बेटा सिंधु परमाल या छोटा बेटा सिंधु परमाल वंश का शासक बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस राजा के बारे में याद रखेंगे। एक राजा और है राजा भोज। अब आपको पता है कहानियां आती हैं राजा भोज, गंगू तेली, इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां भी पूछी जाती हैं। तो इस वंश के राजा थे राजा भोज। राजा भोज को ब्राह्मण विद्वान, इंजीनियरिंग, कविता, अंकगणित यानी बहुत बड़ा विद्वान था ये, याद रखेंगे। और राजा भोज ने नवसहसांक अथवा नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी या उपाधियां धारण की थी। और इसने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध अनंग जो पाल थे, अनंगपाल को सैनिक सहायता दिया था, हमको याद रखना है। ठीक है, जैसे प्रश्न आएगा कि दिल्ली को किसने बसाया था? तो अनंगपाल तोमर थे वो। ठीक है, वो याद रखेंगे। भोज ने अपनी विद्वान के कारण कविराज की उपाधि धारण किया था। तो प्रश्न आएगा कविराज की उपाधि परमाल वंश में किसने धारण किया था? तो राजा भोज ने। राजा भोज ने कई ग्रंथ लिखे थे, जैसे राज मार्तंड याद रखेंगे, सरस्वती कंठाभरण याद रखेंगे, श्रृंगार प्रकाश याद रखेंगे, तत्व प्रकाश याद रखेंगे, बृहद्रथ मार्तंड याद रखेंगे, राज मृगांक याद रखेंगे, विद्या विनोद, युक्ति कल्पत्रु, चंपुरा मार और चरुचार्या याद रखेंगे। ये सारे ग्रंथ इन्हों के द्वारा लिखे गए हैं, जिनका नाम क्या है? राजा भोज। ठीक है, राजा भोज ने अपने नाम पर भोजपुर शहर बसाया था और भोज सर एक तालाब भी इसके निर्माण कराया था। किसने? राजा भोज। तो राजा भोज से आने वाले जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा यही है, जो इसकी किताबें पूछी जाती हैं, जो ग्रंथ पूछे जाते हैं वो यही है हमारे एग्जाम के लिए। उसके बाद बात करेंगे गुजरात में जो चालुक्य वंश था, और चालुक्य वंश को हम सोलंकी वंश के नाम से जानते हैं। ये गुजरात के क्षेत्र में देखा गया है। तो हम देखेंगे कि इस क्षेत्र से हमारे एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, और देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति का विषय बहुत जटिल है, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। बृहद संहिता जो वारामिहिर के द्वारा बना हुआ है या लिखा गया है, इन्हें शुल्क जाति का मानना है। और वही पृथ्वीराज रासो में इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत में किए गए यज्ञ में अग्निकुंड से बताई गई है। यानी जो हम ये कह सकते हैं पृथ्वीराज रासो में ये कहा गया कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है, माउंट आबू जो पर्वत है राजस्थान में वहां पर। लेकिन जो ब्रह्ममिहिर है उनकी जो किताब है बृहद संहिता, इसमें लिखा हुआ है ये शुल्क जाति के थे।
तो बहुत मतभेद है इस बारे में, क्लियर नहीं है। चालुक्य वंश का संस्थापक का पूछा जाए कौन थे, तो मूलराज प्रथम थे और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। क्या नाम राजधानी थी? अनहिलवाड़ा या अनहिलवाड़ इनकी राजधानी थी, राजस्थान वो सॉरी गुजरात में। ठीक है। जो प्रमुख राजा हुए थे वो थे भीम प्रथम। ठीक है। भीम प्रथम के शासनकाल में ही सबसे पहले दिलवाड़ा का मंदिर, प्रश्न आता है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह कौन थे? सेना नायक थे, किसके? तो भीम प्रथम के, याद रखेंगे। इनके समय ही सोमनाथ मंदिर को गजनबी के द्वारा लूटा गया था। इनके ही समय, इनका ही शासनकाल चल रहा था भीम प्रथम का। तो मोहम्मद जो महमूद गजनबी है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करता है। उसका ये प्रसिद्ध आक्रमण होता है। जब उन्होंने मध्यकाल स्टार्ट किया था, मध्यकाल भारत, तो वहां पर जब हमने मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया था तो वहां पर इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, अभी इतना याद रखेंगे। मूलराज द्वितीय ने 1178 में माउंट आबू पर हराया गया था गौरी के द्वारा। तो गौरी ने मूलराज द्वितीय को भी हरा दिया और 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया या पूर्ण अधिकार कर लिया और वहीं इनकी समाप्ति हो जाती है। किसका? तो सोलंकी वंश या चालुक्य वंश का, वहीं समाप्ति हो जाता है। तो थोड़ा सा यहां से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद गौड़ वंश के बारे में बात करेंगे। कुछ अन्य जो राजवंश हैं छोटे छोटे हैं, दो दो फैक्ट, एक एक फैक्ट हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गौड़ वंश है इसका जो प्रसिद्ध राजा है उसका नाम था शशांक। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। शशांक कट्टर दुश्मन था। आप कहोगे भैया किसका था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा, या गौतम बुद्ध के जितने भी साक्ष्य देखे गए या बौद्ध धर्म के जितने भी साक्ष्य मिले सबको नष्ट करने का काम शशांक ने किया था। और जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान का प्राप्त किया था या ज्ञान प्राप्ति किया था ना, बोधि वृक्ष, उसको कटवा दिया और कटवाने के बाद उस पर तेल वेल छिड़क के आग लगा दी उसकी जड़ों में। किसने? शशांक ने ये सब किया है। तो यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। गौड़ राजवंश बंगाल का प्रमुख राजवंश था जो हर्षवर्धन के समकालीन चल रहा था। हर्षवर्धन के बारे में जब हमने आपको बताया था तब भी मैंने गौड़ के बारे में एक बार जरूर बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा राजवंश था गंग वंश, कहा था गंग वंश, और इसका जो प्रतापी राजा था वो अनंत वर्मा चोड़ वंश थे या चोड़ गंग था। और इसने पुरी में एक मंदिर बनवाया था। ये प्रश्न कई बार आता है, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो प्रश्न आएगा गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। या फिर ये नाम याद रखेंगे, जो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, पुरी में, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा कि जो सूर्य कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये किसने बनवाया था? तो आंसर होगा राजा नरसिम्हा ने बनवाया था और ये भी गंग वंश से संबंधित है। तो ये दोनों मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे मंदिर ले ले, चाहे किसने बनवाया था या किसके शासनकाल में बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी राजधानी क्या थी? कलिंग नगर थी। कलिंग नगर उड़ीसा वाला मत लगाना, उड़ीसा वाला कलिंग नहीं है, ये खारवेल वाला नहीं है, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसकी राजधानी थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन इसने उड़ीसा के क्षेत्र में, अभी उड़ीसा है उसके क्षेत्र में इन्होंने दो मंदिर बनवाए थे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर, याद रखेंगे। उसके बाद काकतीय वंश, बहुत छोटा एक प्रश्न याद रखेंगे काकतीय वंश से। इनकी राजधानी क्या थी? बस। और प्रसिद्ध राजा कौन था? और कोई प्रश्न यहां से नहीं बनता है। इनका क्षेत्र क्या था? तो गोदावरी से और कृष्णा नदी के जो बीच का क्षेत्र था ना, वो इनका प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाऊं, दिखाएं यहाँ पर, जैसे चलिए ये है कृष्णा नदी और नीचे है हमारा गोदावरी नदी, ऊपर से इस प्रकार से निकलती है। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है ना, यही बताया गया है काकतीय वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे होयसल वंश के बारे में। एक छोटा सा वंश है, दो एक प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, उसी पर बात करते हैं। जैसे होयसल वंश के बारे में, ये देवगिरी, प्रश्न आएगा, ये देवगिरी के यादव वंश से संबंधित है। ये समान द्वार समुद्र के यादव कुल था, ये उसी के समान ये देखा गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इसका क्षेत्र था। होयसल वंश की स्थापना साला ने किया है। किसने? साला, वो वाला साला नहीं, एक साला व्यक्ति उसने किया है।
साला ने एक वाघ को मारा और बहादुरी का एक चमत्कारिक कार्य किया था, इसलिए इसे होयसेल का नाम मिला है। होयसेल माने होता है वह जो हमला करता है, याद रखेंगे। यहाँ का राजधानी पूछा गया है कई बार कि इसकी राजधानी पहले क्या थी, वेलूर जो कर्नाटक में थी, और बाद में हलेबीडु राजधानी थी जो भी कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, तो यही 2-3 फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमको याद रखना है। उसके बाद ये टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। हमने 14 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं, अभी 2 लेक्चर और आएंगे। संगम वंश देखेंगे, चोर चांद पांडे यानी हम कह सकते हैं दक्षिण भारत के बारे में, इतिहास के बारे में 2 वीडियो और आएंगे। उसके बाद प्राचीन इतिहास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जीएस बाई विष्णु सर टेलीग्राम पर, तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।